एक ऐसा शहर जहाँ की गलियां खून खराबों से बिखरी हुई थी। हर तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज थी। रात में तारों की जगह आसमान में AK-47 की गोलियां चमकती थी। एक इलाका जहाँ के बच्चे पैदा होते ही सीख लेते थे किस गली में गोलियां चलती हैं और किस गली में लाश मिलती है। ये कहानी है लियारी की, पाकिस्तान के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक, जहाँ हर रोज गैंगवार होती थी। यहाँ के गैंगस्टर इतने पावरफुल थे कि पुलिस अंदर आने से पहले परमिशन लेती थी। लेकिन असली सवाल ये है, इसे चलाता कौन था। साल 1980 कराची का एक पुराना इलाका लियारी, जो पहले फुटबॉल, बॉक्सिंग एंड स्पोर्ट कल्चर के लिए मशहूर था। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि लियारी के हर मोहल्ले में किसी न किसी गैंगस्टर का कब्जा हुआ करता था। लियारी के अपने ही निजाम थे। इसी तरह कुरंगी, मलेर, चौरंगी, हर जगह के अपने अपने बॉस होने लगे। कराची का क्राइम रैंडमली शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसकी बुनियाद रखने वालों में से एक थे रहमान डकैत, जिसका असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। ये लियारी का ही रहने वाला था, लेकिन इस शहर में इसका पूरा नाम चलता था, मानो हर तरफ इसका ही दबदबा था। लोग उसको सरदार बलोच के नाम से पुकारने लगे। क्राइम उसके रगों में दौड़ रहा था, क्योंकि 1960 में ड्रग स्मगलिंग में इनके फादर और इनके चाचू इन्वॉल्व थे। और घर वालों को देखते ही देखते रहमान उसी रास्ते पर बहुत ही कम उम्र में चलना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने अपने घर के पास के एक व्यक्ति को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और बहुत से लोग इनके बारे में ये भी कहते हैं कि इसने ही अपने माँ का कत्ल किया था, क्योंकि उसकी माँ का रिश्ता उसके रिवल गैंग से था। रहमान का असली उदय 2001 के बाद हुआ, जब उसने अपनी पीपल अमन कमेटी बनाई, जहाँ पर ड्रग्स, भत्ता, वेपन का काला व्यापार होता था। लियारी के कुछ लोग उन्हें हीरो मानते थे, क्योंकि वह कभी कभी लोकल्स की भी मदद किया करते थे। लेकिन ये दूसरों के लिए एक सबसे खतरनाक गैंगस्टर थे, जिसका असर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ रहमान का एक खास आदमी, जिसका नाम था फैजू मामा, वह एक बस अड्डे पर टाइमर की नौकरी करते थे और कई सालों तक बसों की टाइमिंग नोट करते हैं। और यही टाइमिंग नोट करते करते उनका ये अड्डा उनके लिए एक बिजनेस में बदल गया। कुछ सालों बाद फिरोज मामू ने अपना खुद का ट्रक लिया और अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन लियारी में गैंगस्टर का राज था, तो ट्रांसपोर्ट पे भी उनके कुछ अलग रूल्स हुआ करते थे। हर महीने पुलिस, बदमाश और वहाँ के लोकल गैंगस्टर को भत्ता देना पड़ता था। और उस समय लियारी गैंग का लीडर रहमान डकैत हुआ करता था। पहले इस भत्ते की रकम 15,000 रुपया हर महीना हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर ये रकम 50,000 रुपया महीना हो गई। और जो जिस गैंग को भत्ता देता था, और वो गैंग उसके मुश्किल टाइम पर उसके लिए खड़ी हुआ करती थी। रहमान डकैत की PAC कमेटी, जिसका लिंक था सीधे PPP पार्टी से, मतलब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अब इतनी बड़ी पार्टी का समर्थन मिलने के कारण रहमान डकैत और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन उसके अपोजिट दूसरी पार्टी MQM, जो रहमान बलोच के अपोजिट थी, जो सपोर्ट कर रही थी अरशद पप्पू को। लेकिन जब 2002 में हाजी लालू और रहमान डकैत के बीच में पैसों को लेकर विवाद बढ़ा और धीरे धीरे यह विवाद दुश्मनी में बदल गया, और ये दुश्मनी इतनी बड़ी हो गई कि यह दुश्मनी रहमान डकैत की मौत तक चली। हाजी लालू के बाद अरशद पप्पू ने उसकी कमान संभाली, और उसके बाद अरशद पप्पू ने फैजू मामा के साथ एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया। अरशद पप्पू फैजू मामा को कॉल करता है, जो रहमान के दूर के रिश्तेदार थे और खास भी थे। तो उनसे कहने लगते हैं कि आज के बाद तुम भत्ता मुझे दोगे, रहमान को नहीं। लेकिन इतना सुनने के बाद फैजू मामा अरशद पप्पू को इनकार कर देते हैं, और यही इनकार अरशद पप्पू को बहुत ही ज्यादा भड़का देता है। और इसी नफरत के कारण अरशद पप्पू फैजू मामा की कत्ल करने का फैसला लेता है और प्लानिंग शुरू कर देता है, ताकि लोग देखें कि अरशद पप्पू को भत्ता ना देने की क्या सजा होती है, और जो भत्ता देने से इनकार करेगा उसका क्या हाल किया जाएगा। और कुछ महीने बाद अरशद पप्पू फैजू मामा को किडनैप कर लेता है, और किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अरशद पप्पू ओपनली एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ, उसकी हत्या मैंने की है, क्योंकि ये मुझे भत्ता देने से इनकार कर रहा था, और जो मुझे भत्ता नहीं देगा उसका हाल मैं यही करूंगा। और 9 अगस्त 2009 में रहमान डकैत को भी पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाता है। और उसके बाद रहमान डकैत की ये जगह खाली नहीं होती है। उसके बाद कुर्सी पर बैठते हैं उजैर बलोच, जो फैजू मामा का बेटा था, अब जिसके सर पर पहले से ही अपने बाप के खून का
बदला सवार था। गैंगवार अब और भी ज्यादा तेज हो गई। हर गली, हर इमारत, हर व्यापार सिर्फ उजैर की परमिशन से चलता था। हर काम के लिए अलग अलग बंदे थे। कोई पैसा वसूली के लिए तो कोई फायरिंग स्क्वाड संभालता था तो कोई पुलिस से डील करने के लिए था। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उजैर CIS से जुड़ा था और पीपुल पार्टी के लोग इसे खुला समर्थन करते थे, मतलब ओपनली सपोर्ट भी करते थे, क्योंकि उस समय के दौर में इलेक्शन भी उसकी मर्जी से हुआ करता था। उजैर के खिलाफ 200 से ज्यादा केसेस थे। किडनैपिंग, मर्डर, भत्ता वसूल या फिर किसी को बीच चौराहे में जिंदा जला देना, और भी ऐसे कई ज्यादा केसेस थे। लेकिन फिर भी उजैर ओपनली पूरी आराम से मार्केट में घूमता था। लोगों के बीच उसका खौफ इतना था कि लोग उसके नाम से भी डरते थे। धीरे धीरे लेयारी उसके लिए एक साम्राज्य बन गया और वो उस साम्राज्य का बादशाह बन गया। और अब बारी आती है अरशद पप्पू से बदला लेने की। उजैर ने कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर और उन्हें पैसा खिलाकर अरशद पप्पू को उन लोगों का निशाना बनाता है। और ये पुलिस वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद था, क्योंकि अरशद पप्पू के खिलाफ भी ऐसे बहुत सारे केसेस थे और पुलिस वाले चाहते थे उसे पकड़कर ये केस खत्म कर दिया जाए। और इसीलिए पुलिस अरशद पप्पू को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद पुलिस अरशद पप्पू को उजैर के हवाले कर देती है, जिससे वह अपने बाप की मौत का बदला ले सके। अब आपको मैं जो बताने वाला हूँ आपने शायद कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। उसने अरशद पप्पू को लेयारी की गलियों में लोगों के बीच उसे खूब सताया, क्योंकि उसने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर रखी थी। लोगों ने देखा अरशद पप्पू अब आखिरी लम्हे में है, लोगों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जो उजैर ने किया वो बहुत ही खतरनाक था। उजैर ने अरशद पप्पू के कान काट दिए और उसके शरीर के अलग अलग कई टुकड़े किए, और सबसे खतरनाक बात, उसके सर को उसके शरीर से काट कर फुटबॉल बनाकर उससे फुटबॉल खेलता। लेकिन अब इतना बेरहम और इतना खतरनाक कोई कैसे हो सकता है, और मैं आपको ये सब डिटेल में नहीं बता सकता। और हाँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ऐसा हकीकत में हुआ है। लेकिन 2013 और 15 के बीच में पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन चलाए, जिसमें उन्होंने गैंग के हथियार और गैंग के कई सारे अपराधी को अरेस्ट किया और पाकिस्तान पुलिस ने इनके ठिकानों को नष्ट कर दिया। 2015 तक लेयारी गैंग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन आज भी छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं, लेकिन अब ये कभी गैंगवार आतंक में नहीं बदल सकता। कहते हैं जिस एरिया पे अगर सरकार फोकस ना करे तो वहाँ के कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ लेयारी के साथ हुआ था, क्योंकि सरकार ने वहाँ के मुद्दों पर फोकस करना बंद कर दिया था। भी ऐसे बहुत सारे रीजंस रहे होंगे जिससे इतना बड़ा गैंगवार हुआ, कई लोगों की मौत हुई। फिलहाल अभी ये गैंगवार पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।